नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं ईरान के इतिहास के बारे में। ईरान का पूरा पाषाण काल से लेकर अभी तक का क्या इतिहास रहा है, कितनी यहाँ पर क्रांतियाँ हुई हैं, कितने यहाँ पर शासक आए हैं, कैसे ये इस्लामिक देश बना है, कैसे यहाँ पर पूरा ये देश बना हुआ है। इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ईरान के बारे में सभी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहते हैं, अलग अलग देशों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले हम बांग्लादेश का वीडियो बना चुके हैं, बांग्लादेश का, म्यांमार का, इन सभी के वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए। और आज हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ईरान के बारे में, यानी कि ईरान का क्या इतिहास है। क्योंकि ईरान अभी के समय में एक बहुत ही चर्चित देश बना हुआ है, क्योंकि इसका इजराइल के साथ में सीधा सीधा मतलब विवाद चल रहा है, इजराइल के साथ में इसकी दुश्मनी चल रही है। इसी कारण ये यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है। अभी के समय ईरान बहुत ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो ईरान का जो पुराना नाम है वो है फारस। इसको पहले प्राचीन काल में फारस कहते थे। यहाँ पर मानव सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं वो 1 लाख साल पुराने हैं, यानी कि 1 लाख साल पहले से यहाँ पर मानव रह रहे हैं। 5,000 ईसा पूर्व में यहाँ पर खेती प्रारंभ हो चुकी थी, यानी फसलें यहाँ पर उगना प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ पर जो ईरानी लोग हैं, जो मूल ईरानी लोग हैं जिन्हें आर्य बोला जाता है, वो यहाँ पर करीब 2000 ईसा पूर्व यहाँ पर आए हुए थे, जो कि उत्तर तथा पूरब की दिशा से आए थे। उत्तर तथा पूरब की दिशा से ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं उत्तर और पूरब की दिशा से जो ईरानी आर्य लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। आर्यों की यहाँ पर कई शाखाएं थीं, जिनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीदी करके एक शाखा थी, पर्शियन करके शाखा थी, कुछ फारसी थे, कुछ सोगदी थे, और भी अन्य नामों से इनकी शाखा यहाँ पर आई हुई थी। असीरिया का एक शाह था, यहाँ पास में एक राज था असीरिया, उसने 1720 ईस्वी ईसा पूर्व में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसा पूर्व का मतलब है ईसवी से पहले का समय। जैसे एक ईसवी है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे 2024 चल रही है, तो 2024 ये ईसा के बाद का समय है। इसके जो पहले का समय है उसको बोला जाता है ईसा पूर्व, यानी कि एक ईसवी जो है उसके पहले का समय आप लोग शायद समझ चुके होंगे। तो 720 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल पर इसने आधिपत्य कर लिया, इजराइल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, और वहाँ की जो यहूदी धर्म के लोग थे उनको बहुत यातनाएं दी गई, परेशान किया गया, और उनको वहाँ से भगाया गया। ठीक है, तो वहाँ से उसको इजराइल से इन सभी को भगाया गया, यहूदियों को, और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में उनको व्यवस्थित किया गया, मतलब ठहराया गया। 730 ईसा पूर्व में एक समय आया, 730 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन का ये क्षेत्र फारस के नियंत्रण में आ गया। फारस यानी कि ईरान के नियंत्रण में ये क्षेत्र आ चुका था। और फारस की जो शाह थे उनका नाम था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्तेक करके इनका नाम था, जो कि 465 ईसा पूर्व में यहाँ पर राजा बने हुए थे। तो इन्होंने यहूदी धर्म को पुनः यहाँ पर स्थापित किया, पुनः अपनाने की इजाज़त दी, और कई यहूदी इजराइल वापस लौट गए। लेकिन जो यहाँ पर बचे हुए इजरायली थे उनके धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। उनमें फारस की जो संस्कृति थी वो यहूदी धर्म में यहाँ पर मिक्स हो जाती है, और आज भी यहूदी धर्म में कुछ फारस की भी संस्कृति दिखती है। उनके जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी फारस की संस्कृति की आपको मतलब लक्षण मिल जाते हैं। तो कुछ यहूदी वापस इजराइल लौट गए थे, और कुछ यहूदी यहीं पर रुक चुके थे, यानी फारस में, ईरान में उस टाइम पे रुक चुके थे। तो ये तो हो गई जो पुरा पाषाण काल यानी कि प्राचीन ईरान है उसकी बात। अब बात करते हैं थोड़े और आगे के समय की। इसके बाद आता है समय हखामनी वंश का। सबसे प्रसिद्ध वंश रहा है यहाँ पर ईरान में। जो सबसे चर्चित और सबसे पहला जो साम्राज्य है वो है हखामनी साम्राज्य, जो कि 550 ईसा पूर्व से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक ये यहाँ पर रहे हैं। 550 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक, 330 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा है। इनके जो पहले शासक हुए थे उनका नाम था साइरस। इनको साइरस महान भी कहा जाता है, द ग्रेट साइरस। साइरस महान ने ही हकामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने अफगानिस्तान तक अपना राज फैलाया था, इनका जब शासन था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान तक इनका शासन फैला हुआ था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इन्हीं के पुत्र हुए कंबोजिया, इन्हीं के पुत्र का नाम था कंबोजिया। साइरस के बारे में आपको बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी, बहुत सी जो इनके बारे में किताबें चलती हैं वो मिल जाएंगी। इतना महान ये राजा थे उस टाइम पे, इतना अच्छे से इन्होंने पूरा अपना राज्य संभाला था। तो ये भी फारस के ही राजा थे, ईरान के राजा थे। उसके बाद इनके पुत्र हुए कंबोजिया, कंबोजिया करके पुत्र हुए। इनने भी अपना साम्राज्य बहुत विस्तारित किया, इनने मिस्र तक अपना साम्राज्य फैलाया, मिस्र तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया, बहुत ही अच्छे से इन्होंने भी अपना साम्राज्य चलाया। उसके बाद दारा प्रथम हुए, फिर जेरेक्स करके एक शासक हुए, और सबसे जो लास्ट में शासक हुए वो थे दारा तृतीय। ये हखामनी साम्राज्य की बात चल रही है, तो दारा तृतीय इनके अंतिम शासक थे। और इन्हीं के काल में यहाँ पर सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। तो सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर हुआ था 334 ईसा पूर्व में। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया, जो ईरान का ये इलाका है, यहाँ पर उन्होंने सिकंदर ने आक्रमण किया और इनको हरा दिया। दारा तृतीय को इन्होंने पूरी को हरा दिया, और यहाँ पर कई शहरों को जला दिया गया, जिनमें से एक का नाम था पार्सेपोलिस। पार्सेपोलिस करके एक शहर का नाम था, जिसे सिकंदर ने पूरी तरीके से जला दिया था। इसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया। आपको मालूम होगा भारत में यहाँ पर जो हमारे राजा थे पोरस, उनके साथ में इनका युद्ध हुआ था, और ये हार कर यहाँ से वापस गए थे। लोग ये कहते हैं कि सिकंदर यहाँ से हार के गया था, लेकिन जो वहाँ के सोर्स मिलते हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ से वो लौट गया था, उसने आक्रमण नहीं किया था, और यहीं से वो भारत के किनारे से ही वापस लौट चुका था। और 323 ईसा पूर्व में, आप सुनिए, 323 ईसा पूर्व में इसका बेबीलोन में निधन हो गया था। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसका निधन हो गया था। लेकिन जो ईरान पे तो ये कब्जा कर ही चुका था, सिकंदर का ईरान पर कब्जा हो गया था। और उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर उसके जो विश्वस्त सेनापति थे, जिनमें से एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का आपने भी नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में इनका मतलब उसी टाइम के ये थे जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य अपने भारत में थे, उसी टाइम पे सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर ही राज्य कर रहा था ईरान की जगह पर। ईरान में इसका शासन था, इसने भी बहुत अच्छे से वहाँ पर कई सालों तक शासन किया। इसके बाद बात करते हैं अगले वंश के बारे में। सिकंदर का 334 ईसा पूर्व में आक्रमण होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर सासानी वंश। उसके बाद यहाँ पर आता है सासानी वंश, जो कि 200 से यानी कि तीसरी शताब्दी से प्रारंभ होकर 648 तक, 648 ईस्वी तक, अब ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही है, अब हो रही है यहाँ पर ईस्वी की, यानी कि अब हम ईस्वी में आ चुके हैं। तो ईस्वी में यहाँ से इनका शासन रहा। यहाँ पर जो इस्लाम का उदय है वो 7वीं शताब्दी में हुआ है। 7वीं शताब्दी में यहाँ पर ईरान में इस्लाम का उदय हुआ, क्योंकि 7वीं शताब्दी में जो मोहम्मद साहब थे उनके द्वारा एक सशस्त्र सेना बनाकर यहाँ पर अपना मतलब इस्लाम का प्रचार किया गया। उनके बाद भी जो बाकी के खलीफा रहे, उनने भी यहाँ पर पूरे जो ये यहाँ का जो इलाका है इसमें उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में जो मोहम्मद साहब थे उनके टाइम पे ईरान में इस्लाम नहीं आया था, लेकिन उनकी जो बाद का समय है उस टाइम में यहाँ पर ईरान में इस्लाम आ चुका था। और यहाँ पर सिया इस्लाम है। आपको शायद अगर मालूम होगा तो आप जानते होंगे सिया सुन्नी में क्या अंतर रहता है। सिया और सुन्नी में बेसिकली ये डिफरेंस है, जो सुन्नी लोग हैं वो जो मोहम्मद साहब हैं उनके द्वारा जो उनके उत्तराधिकारी हुए थे, उनके बाद जो खलीफा हुए थे उनको मानने वाले हैं। जो मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, उनके ग्रंथों को मानने वाले हैं, उनको बोलते हैं सुन्नी। और सिया वो हैं जो उनके दामाद, इनके दामाद हुए थे अली करके, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली हुसैन उनका नाम था शायद, तो अली हुसैन को जो मानने वाले हैं उनको बोलते हैं सिया। तो सिया सुन्नी में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अली को जो मानने वाले हैं उनको बोलते हैं शिया, और जो मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं उनके जो बाद के अलग खलीफा हुए हैं, दूसरे खलीफा हुए हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको बोलते हैं सुन्नी। तो सिया और सुन्नी में आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो 7वीं शताब्दी में यहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ है। उसके बाद आता है साफवी वंश। इसके बाद जो इस्लाम के उदय के बाद यहाँ पर आता है साफवी वंश। साफवी वंश करके यहाँ पर मतलब नए एक राज्य का उदय होता है, जो कि 1502 से 1730 तक यहाँ पर ये रहते हैं। और इन्हीं का जो आखिरी राजा था साफवी वंश का, उसका नाम था ताहमास। ताहमास करके राजा था, ये बहुत ही इंपोर्टेंट मतलब राजा है।
इसका नाम था ताहमास्य। ताहमास करके राजा था, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसी का गुलाम था नादिर शाह। इसी का गुलाम था नादिर शाह, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। 1739 में आपको मालूम होगा नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था और दिल्ली में इस तरीके से कत्लेआम मचाया था कि कई दिनों तक दिल्ली जलती रही थी। इस तरह की उसने तबाही मचाई थी, इस तरीके से आग लगाई थी कि कई दिनों तक दिल्ली जलती रही थी। इसने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर शासन किया है। तहमास के समय में इसका जो गुलाम था नादिर शाह, इसने अफगानों को भगाया सबसे पहले तो, क्योंकि अफगानों ने ही इसको कैद कर लिया था। तहमास को अफगानों ने कैद कर लिया था और उसके पिता को भी कैद कर लिया था। तो ये तो भाग के आ गया था, इसका जो पिता है वो भाग के नहीं आ पाया था। तो तहमास ने अपनी शक्ति को एकत्रित करके सबसे पहले नादिर शाह के द्वारा अफगानों को भगाया। उसने ऑटोमन साम्राज्य, जो कि उस्मानिया साम्राज्य था, उसको भी पीछे धकेला, रूसी साम्राज्य को भी पीछे धकेला। और इसी के कारण जब अफगानों को उसने भगाया था नादिर शाह ने, तो उसे एक उपाधि मिली थी कुली तपमाश की। कुली तपमाश की इसको उपाधि मिली थी, यानी कि तहमास का गुलाम। इसके गुलाम की उसको नादिर शाह को उपाधि मिली थी। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। आप समझ सकते हैं कि 1739 में मतलब ईरान का ही एक प्रकार से सेनापति था नादिर शाह, और उसी ने अपने भारत पर आक्रमण किया था। और यहाँ से वो 70 करोड़ रुपए, उस टाइम पे 70 करोड़ रुपए यहाँ से ले गया था। साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गया था, और एक अपने यहाँ पर एक सिंहासन था, बहुत ही फेमस सिंहासन था, तख्ते ताउस करके। तख्ते ताउस करके यानी कि मयूर सिंहासन उसका नाम था। तो वो भारत से ले चुका था। उस टाइम में बहुत उसने लूटमार मचाई थी और बहुत सारी संपत्ति हमारे यहाँ से ले चुका था। और इसी के बाद 1747 में इसकी भी हत्या हो जाती है। 1747 में नादिर शाह की भी हत्या हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो मतलब और भी बहुत सारे वंश आते हैं, तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में यहाँ पर दो वंश सबसे इंपॉर्टेंट हैं, दो जो साम्राज्य यहाँ पर हुए। पहला काजार वंश, जो कि 1785 से 1925 तक रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो काजार वंश के राजा हैं उनकी फोटो है। और उसके बाद आता है सबसे जो आखिरी वंश है, आखिरी जो साम्राज्य है वो है पहलवी वंश। पहलवी वंश में मात्र दो ही राजा हुए हैं, एक का नाम था रजा शाह पहलवी और दूसरे का नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। ये 1925 से 1941 तक रहे हैं, और ये रहे हैं 1941 से 1779 तक। इसी काल में यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूरोपीय जो लोग हैं वो भी इसी आधुनिक काल में यहाँ पर आए हैं। आधुनिक काल में ईरान में 1905 से लेकर 1911 तक 1905 से लेकर 1911 तक जो यूरोपीय शक्तियां हैं, जैसे ब्रिटेन है, रूस है, इन सभी का यहाँ पर बहुत ही बोलबाला रहा है। यानी कि उनका जो प्रभुत्व हो रहा है, मतलब सीधे उन्होंने कब्जा नहीं किया था, लेकिन उनकी व्यापार में और बाकी चीज़ों में दखल रहता था, क्योंकि यहाँ पर जो भी राजा थे उन्हीं के इशारों पर एक प्रकार से चलते थे। बाद में जब ये राजा बने रजा शाह पहलवी, तो इन्होंने ईरान में एकदम से आधुनिकीकरण किया। पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर या पश्चिमी देशों की बात को मानकर ईरान में उन्होंने नई नई चीज़ों को, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता थी उसको यहाँ पर उन्होंने लागू किया। और इसी के चलते यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। और लास्ट में 1979 में यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई, जिसे आयतुल्ला खोमेनी करके एक नेता थे, उन्होंने, यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं कि आयतुल्ला खोमेनी करके ये नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर 1979 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसके कारण मोहम्मद रजा शाह पहलवी का जो शासन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और यहाँ पर अब इन्हीं की सरकार है, जो आयतुल्ला खुमैनी है, यानी एक धार्मिक सरकार है। एक जो देश का सर्वोच्च नेता है या सर्वोच्च जो भी व्यक्ति है वो एक धार्मिक नेता होता है, जिन्हें आयतुल्ला कहा जाता है, और उन्हीं के इशारे पर पूरा देश चलता है। यहाँ पर अभी भी बहुत ही सख्त कानून लागू हैं। इस्लामी कानून यहाँ पर पूरी तरीके से लागू हैं। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाएं बुर्का मतलब बिना बुर्के के नहीं निकल सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेलीविज़न पर रोक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सख्ती से उनका पालन इस देश में किया जाता है। तो ईरान अभी की कंडीशन में बहुत ही मतलब एक अलग एक इस्लामिक पहचान रखता है, अपनी अलग इस्लामिक पहचान रखता है। कट्टरता एक प्रकार से इस देश में है, और ये सीधा सीधा विरोधी माना जाता है अमेरिका का। आपने सभी ने सुना होगा कि अमेरिका का ये विरोधी माना जाता है, अमेरिका, इजराइल, तो इन सब का ये सीधा सीधा विरोध करता है।
और उनसे इसकी हमेशा से ही बनी रहती है। इसमें कई पाबंदियां भी इन पर लगी हुई हैं, कई आर्थिक पाबंदी भी ईरान पर लगे हुए हैं अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका के जो भी खिलाफ जाता है उसको आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। राजधानी तेहरान है, आप देख सकते हैं कि तेहरान इसकी ये राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ पर आयतुल्ला खुमैनी करके एक नए नेता हैं, उनको उन्हीं का यहाँ पर अभी अली खमोनोई करके यहाँ पर अभी मतलब एक नेता हैं जो कि यहाँ पर अभी सरकार में हैं। और इसके नीचे जो रहते हैं वो राष्ट्रपति रहते हैं। धार्मिक नेता के जो नीचे वाला पद रहता है वो राष्ट्रपति का रहता है, वो भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर चल रहा है। अभी इसका इजराइल के साथ में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि ये इजराइल पर आक्रमण करेगा, क्योंकि इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने हमास के जो सुप्रीम लीडर था, हमास के एक सुप्रीम लीडर थे, उनकी ईरान की राजधानी तेहरान के यहाँ पर मतलब ईरान में ही कहीं हत्या करवाई है। उसी का बदला लेने के लिए ईरान ने धमकी दी है कि वो इजराइल से बदला जरूर लेगा। तो आप लोग बहुत जल्द देखेंगे कि हो सकता है इजराइल और ईरान में लड़ाई संभव है और हो सकती है, क्योंकि ईरान भी मतलब ताकत में कम नहीं है इसके पास भी, क्योंकि तेल के भंडार हैं चारों तरफ से। ये देख रहे होंगे आप कि समुद्र से घिरा हुआ है, तो व्यापारी बहुत ज़्यादा होता है, तो पैसों की या किसी भी संसाधन की कमी नहीं है, और इसीलिए ये हर किसी से दुश्मनी मोल लेता है, क्योंकि इसके पास तेल के भंडार हैं, प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा बहुत है, इसलिए ये किसी से भी मतलब लड़ने को तैयार हो जाता है। और इसी ने चेतावनी दी है इजराइल को कि बहुत ही जल्द ये यहाँ पर बदला अपना जरूर लेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हो सकता है कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको हम वो चीज़ें भी अच्छे से समझा सकें। बाकी बात रही शिया और सुन्नी इस्लाम की, तो उस पर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो मैं अगला वीडियो शिया और सुन्नी पर ही बना दूंगा कि शिया इस्लाम क्या है, क्योंकि ये डिटेल वीडियो है, छोटी बातों में कम समय में इसको समझा नहीं जा सकता है, इसको आपको अलग से वीडियो बनाकर ही समझाना पड़ेगा शिया और सुन्नी इस्लाम क्या है। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस्लामिक क्रांति के बारे में जानना है जो कि 1779 में हुई थी, तो उसके भी बारे में आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।